सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये हमारी वन शॉट सीरीज़ जो हमने जनरल इंग्लिश पे स्टार्ट की थी, उसकी हमारी ये थर्ड वीडियो होने वाली है। हम ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुके हैं। पहली वीडियो जो हमने बनाई थी, इट वाज अबाउट एंटोनियम्स एंड साइनोनियम्स। एंड सेकंड वीडियो जो हमने बनाई थी, दैट वीडियो वाज अबाउट tenses. Now this is going to be the third video of that series. As you all know that we are covering the syllabus of junior assistant and FA exams, and we have already covered lots of syllabus. We have already covered GK. In GK we have covered GK of Jammu and Kashmir in thorough detail, and apart from GK we have also covered GK of India. एंड अब हम ये कवर करने वाले हैं, दैट इज़ इंग्लिश, जिसमें हमारा ये थर्ड टॉपिक होने वाला है। सो द टॉपिक इज़ री अरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको 4 या 5 सेंटेंसेस दिए होंगे, एंड ये जो सेंटेंसेस दिए होते हैं ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते हैं। आपने इनको सही ऑर्डर में जो है वो रखना होता है। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस। ओके, अब कहता है यहाँ पे, कहता है कि एक पैराग्राफ, जो एक पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक लंबा सा एक पैरा होता है जो बहुत सारे सेंटेंसेस का बना होता है। और एक पैराग्राफ जो है वो सही मीनिंग तभी देता है जब हम उसको सारे सेंटेंसेस को सही सीक्वेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें सारे सेंटेंसेस को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करना है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो इसमें जब अगर मैं आपको बताऊं कि जो बच्चा ज़्यादा रीडिंग करता है इंग्लिश की, वो बच्चा इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो हैं, कहता है कि इन क्वेश्चंस में क्या है कि हर एक पैराग्राफ जो है वो 6 सेंटेंसेस का बना हुआ है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट और सिक्स्थ सेंटेंसेस हैं वो जो है वो बिगिनिंग में दिए हुए हैं, ठीक है। वो स्टार्टिंग में जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। दैट इज़ S1 जो है, दैट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, और सिक्स सेंटेंस जो है वो S6 है। मिडल के जो 4 सेंटेंसेस हैं उनको हमने रिमूव किया हुआ है और इनको हमने लेबल किया हुआ है P, Q, R एंड S। तो हमें P, Q, R और S की पोजीशन नहीं पता है, हमें ये बताना है कि P, Q, R और S की जो सही पोजीशन है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि इसका क्या आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे S1 का मतलब क्या है कि सेंटेंस 1 है, मतलब ये सेंटेंस पैराग्राफ में सबसे पहले आएगा। तो ये सेंटेंस क्या बोलता है, यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द सेंटेंस। Since the 60s, there has been an increasing interest in human neurophysiology, which deals with the neural basis of mental activity and behavior. So ये पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है। मतलब अगर हम इस सेंटेंस को रीड करें तो इस सेंटेंस को रीड करने से हमको पता चलता है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। बात कर रहा है सिंस द 60s, दैट इज़ 60s से क्या हो रहा है कि जो इंसान का इंटरेस्ट है वो न्यूरोफिजियोलॉजी में बढ़ रहा है। और न्यूरोफिजियोलॉजी किससे डील करती है? न्यूरोफिजियोलॉजी जो है ये हमारा जो मेंटल एक्टिविटी, हमारा जो दिमाग है उससे डील करती है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ह्यूमन न्यूरोफिजियोलॉजी की। तो ये हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है, ऑलरेडी मैंशनड है ऊपर। अब हमें बताना है कि इसके बाद जो सेंटेंसेस हैं उनका सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, ठीक है, उनका सीक्वेंस क्या होगा, दैट इज़ समथिंग वी हैव टू फाइंड आउट। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब S6 भी हमारे पास मैंशनड है। S6 हमारे पास सिक्स्थ सेंटेंस है पैराग्राफ का, दैट इज़ लास्ट सेंटेंस है। सो फार द जर्नल हैज़ पब्लिश्ड अ मिक्सचर ऑफ आर्टिकल्स इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। ओके, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। अब हमें पता लगाना है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो लेट्स रीड ऑल द सेंटेंसेज वन बाय वन। तो इसके बाद P की बात करें तो P का है इट हैज़ फॉर्मेट विच इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज अ सिस्टर जनरल। ओके,
तो इसका फॉर्मेट है जो कि ब्रेन एंड लैंग्वेज से सिमिलर है, जो कि एक सिस्टर जर्नल है। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन न्यूरोफिजियोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। सिंस देन अ नंबर ऑफ जर्नल्स डिवोटेड एंटायरली टू दिस एरिया ऑफ रिसर्च हैव अपीयर्ड, दैट इज़ अनदर सेंटेंस। एंड देन बिफोर द 1960s, okay, before the 1960s, when this field was the concern of a small number of investigators, research articles were scattered in various neurological journals. ब्रेन एंड कॉग्निशन इज़ वन सच जर्नल। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो भाई कि देखो, सिंस द 60s देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन न्यूरोफिजियोलॉजी विच डील्स विद द न्यूरल बेसिस ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है न्यूरोफिजियोलॉजी की, और हम बात कर रहे हैं कि 1960 से ये काम जो है ये हो रहा है। अब आपको ये चीज़ पता लगानी है कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, इसके बाद हमारा जो सेंटेंस आएगा दैट विल बी आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको वो देखो जो सेंटेंस है, सेकंड नंबर पे कौन सा सेंटेंस आएगा? सेकंड नंबर पे वो सेंटेंस आएगा जो फर्स्ट सेंटेंस को फॉलो करेगा, जो फर्स्ट सेंटेंस की बात करेगा। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन न्यूरोफिजियोलॉजी की। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस आएगा ये वाला सेंटेंस कि बिफोर द 1960s व्हेन दिस फील्ड वाज द कंसर्न ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, रिसर्च आर्टिकल्स वर स्कैटर्ड इन वेरियस न्यूरोलॉजिकल जर्नल्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा ये वाला आर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद सेकंड नंबर पे आर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे देखो न्यूरोलॉजिकल जर्नल्स की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो ऑप्शंस है हमारे पास। एक है सिंस देन अ नंबर ऑफ जर्नल्स डिवोटेड एंटायरली टू दिस एरिया ऑफ रिसर्च हैव अपीयर्ड, ओके। एंड देन सेकंड वन इज़ ब्रेन एंड कॉग्निशन इज़ वन सच जर्नल। अब यहाँ पे देखो सिंस देन, सिंस देन दैट इज़ 1960s के बाद की बात हो रही है। तो इसका मतलब कि क्यू के बाद आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद क्यू आएगा, ठीक है। सिंस देन अ नंबर ऑफ जर्नल्स डिवोटेड एंटायरली टू दिस एरिया ऑफ रिसर्च हैव अपीयर्ड, ओके। सो आर क्यू एस पी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके, गॉट इट। तो ये हमने कैसे पता लगाया कि आर क्यू एस पी आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने देखना है कि सिंस द 60s देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन न्यूरोफिजियोलॉजी विच डील्स विद द न्यूरल बेसिस ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर। फर्स्ट सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? फर्स्ट सेंटेंस में बात हो रही है ह्यूमन न्यूरोफिजियोलॉजी की, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो कौन सा आएगा? चार ऑप्शन है हमारे पास। इट हैज़ फॉर्मेट विच इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज, अ सिस्टर जर्नल। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरोफिजियोलॉजी। पी जो है इसमें हम बात कर रहे हैं एक फॉर्मेट की विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज ए सिस्टर जर्नल। इसका मतलब है हम एक जर्नल की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले सेंटेंस में हम जर्नल की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो पहले सेंटेंस के बाद जो पी है वो आएगा ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जर्नल। देन क्यू, सिंस देन अ नंबर ऑफ जर्नल्स डिवोटेड एंटायरली टू दिस एरिया ऑफ रिसर्च हैव अपीयर्ड। अगेन जर्नल की बात हो रही है, पहले सेंटेंस में जर्नल की बात हो ही नहीं रही थी, तो ये इसको फॉलो कर ही नहीं सकता है। देन before the 1960s, when this field was the concern of a small number of investigators, research articles were scattered in various neurological journals. तो आर ऑप्शन जो है दैट विल बी करेक्ट। इस सीक्वेंस में पहले नंबर पे आर आएगा, क्योंकि आर जो है वो इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि आर में ही जो है यहाँ पे जो 60s है, पहले में 60s की बात की गई है, उसके बाद 1960s की बात आर में की गई है। तो दैट्स वाई आर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड फिर ब्रेन एंड देन सिंस देन अ नंबर ऑफ जर्नल्स डिवोटेड एंटायरली टू दिस एरिया ऑफ रिसर्च हैव अपीयर्ड, ओके। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन जो है ये कुछ हमारा इट्स लाइक दिस, लेट्स स्टडी। अब सेकंड क्वेश्चन है कि पहला सेंटेंस क्या है इसका? शी सेड ऑन द फोन दैट शी वुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी नेक्स्ट डे, ओके। इवेंचुअली वी रिपोर्टेड टू द पुलिस। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? शी सेड ऑन द फोन दैट शी वुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी नेक्स्ट डे, ठीक है। शी वुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी नेक्स्ट डे। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो ड्यूटी के लिए अगले दिन रिपोर्ट करेगी। अब यहाँ पे अगले दिन की बात हो रही है, ठीक है, अगले दिन की बात हो रही है। वी वेटेड फॉर फ्यू डेज देन वी डिसाइडेड टू गो टू हर प्लेस। अब अगले दिन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे पी में बोल रहा है कि हमने कुछ दिन तक वेट किया, मतलब इसमें अगले दिन की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब पी जो है वो इसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। पी विल नॉट फॉलो इट, इसका मतलब ए जो है दैट इज़ नॉट राइट। उसके बाद बट शी डिड नॉट, ठीक है, बट शी डिड नॉट, ठीक है।
क्या ये इसको फॉलो कर सकता है? शी सेड ऑन द फोन दैट शी वुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी नेक्स्ट डे बट शी डिड नॉट। ये सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि अगले दिन वो नहीं आई, ठीक है। वी फाउंड इट लॉक्ड अगेन, इसका कोई रिलेशन जो है वो पहले सेंटेंस के साथ नहीं है। इवन आफ्टर दैट वी वेटेड फॉर हर फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, ये भी नहीं आएगा। तो बट शी डिड नॉट जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे यही इसको फॉलो करेगा कि शी सेड ऑन द फोन दैट शी वुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी नेक्स्ट डे, लेकिन वो नहीं आई। इसका मतलब क्यू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब क्यू यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, डेफिनेटली दिया हुआ है, तो बी एंड सी दोनों करेक्ट यहाँ पे हमें लग रहा है, बी एंड सी करेक्ट हो सकते हैं। क्यू के बाद पी है, दैट इज़ दोनों में पी है, तो क्यू के बाद पी आएगा, दैट इज़ बट शी डिड नॉट। वी वेटेड फॉर अ फ्यू डेज देन वी डिसाइडेड टू गो टू हर प्लेस। हमने डिसाइड किया कि हम उसकी जगह जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे हम जाएंगे, और लेकिन वहाँ पे जाने के बाद क्या है, वी फाउंड इट लॉक्ड, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सी जो है यहाँ पे ये क्या आएगा, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। इसके बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन एवरीबडी इन द यूनिवर्स। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हर चीज़ को यूनिवर्स में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। देन सेंटेंस S6 दिया हुआ है, द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज़ द अर्थ्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट, वी कॉल दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी, राइट। अब फर्स्ट सेंटेंस को क्या फॉलो करेगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। पहला है अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन एवरीबडी इन द यूनिवर्स। नॉर्मली इट इज़ वेरी स्मॉल बट व्हेन वन ऑफ द बॉडीज इज अ प्लैनेट लाइक द अर्थ द फोर्स इज कंसिडरेबल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, ठीक है। कि नॉर्मली इट इज़ वेरी स्मॉल बट व्हेन वन ऑफ द बॉडीज इज अ प्लैनेट लाइक द अर्थ द फोर्स इज कंसिडरेबल, ठीक है। तो P जो है, अगेन यहाँ पे वी आर नॉट श्योर कि P जो है फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस होगा या नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इट हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय मैनी साइंटिस्ट्स इंक्लूडिंग गैलीलियो एंड न्यूटन, ठीक है। अगेन यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगेन P को लेके भी हम श्योर नहीं है कि P फर्स्ट सेकंड सेंटेंस आएगा या Q सेकंड सेंटेंस आएगा। इसके बाद एवरीथिंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज अट्रैक्टेड बाय द मास ऑफ अर्थ। R जो है ये सही नहीं है, क्योंकि R में जो है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्स। पहले सेंटेंस में फोर्स है, R में फोर्स मैंशनड नहीं है, इसका मतलब R जो है वो क्या हो गया, वो ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद है दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द बॉडी ऑफ द मास ऑफ बॉडीज इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेशल टाइप की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो S भी करेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब फर्स्ट जो सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस जो है हमारा, R भी नहीं हो सकता है, S भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब P और Q में, अब P और Q में हमें डिसाइड करना है कि P और Q में क्या होगा। अब अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एवरीबडी इन द यूनिवर्स। P क्या है, नॉर्मली इट इज़ वेरी स्मॉल बट व्हेन वन ऑफ द बॉडीज इज अ प्लैनेट लाइक द अर्थ द फोर्स इज कंसिडरेबल, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि जो P है इसमें मैंशनड है नॉर्मली इट इज़ वेरी स्मॉल बट व्हेन वन ऑफ द बॉडीज इज अ प्लैनेट लाइक द अर्थ द फोर्स इज कंसिडरेबल। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरीथिंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज अट्रैक्टेड बाय द मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे P, R और S में यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, Q में अर्थ की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब Q को हम पहले जो है रख सकते हैं, तो Q को हम रखेंगे सेकंड नंबर पे। तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट सेंटेंस विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन एवरीबडी इन द यूनिवर्स। सेकंड सेंटेंस हमारे पास क्या आएगा, Q इट हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय मैनी साइंटिस्ट इंक्लूडिंग गैलीलियो एंड न्यूटन। उसके बाद S आएगा, S क्या आएगा, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स, ओके, ऑन द मास ऑफ बॉडीज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा नॉर्मली इट इज़ वेरी स्मॉल बट व्हेन वन ऑफ द बॉडीज इज अ प्लैनेट लाइक द अर्थ, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। D जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक दिस। पहला सेंटेंस क्या है, मेटल्स आर टुडे बीइंग रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स इन मैनी एप्लीकेशंस। ओके, सेंटेंस 6 क्या है, मैनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रन स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन पॉलीमर साइंस। तो मेटल्स आर टुडे बीइंग रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स इन मैनी एप्लीकेशंस। ओके, तो क्या है इसका, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात ये यहाँ पे पॉलीमर्स की हो रही है, ठीक है। अब
कौन सा सेंटेंस हमारा यहाँ पे आ सकता है, विच सेंटेंस इज पॉसिबली गोइंग टू बी द सेकंड सेंटेंस, अबोव ऑल दे आर चीपर एंड ईजियर टू प्रोसेस मेकिंग देम अ वाइबल अल्टरनेटिव टू मेटल्स। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेटल्स की। आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल्स। मेटल्स का जिक्र पहले हुआ ही नहीं है, इसका मतलब पी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो पी फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा। पॉलीमर्स आर इसेंशियली लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। अगैन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीमर्स, तो अगर मैं सेकंड सेंटेंस में पॉलीमर्स की बात करूँगा तो नथिंग विल बी, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। टुडे पॉलीमर्स इज स्ट्रॉन्ग एज मेटल्स हैव बीन डेवलप्ड। ओके, they have replaced the traditional chromium plated metallic bumpers in cars. ओके, ये तो नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे हम पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आई थिंक विल बी क्यू। क्यू विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन, आर नहीं आएगा। टुडे पॉलीमर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स हैव बीन डेवलप्ड, नो, क्यू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यू हमारा फर्स्ट सेंटेंस आएगा। क्यू, पॉलीमर्स आर essentially लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, देन आर आएगा, टुडे पॉलीमर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स हैव बीन डेवलप्ड। ओके, एंड इसके बाद क्या आएगा, दीज हैव रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल क्रोमियम प्लेटेड मेटालिक बम्पर्स इन कार्स। ओके, सो ए जो है, ए ऑप्शन जो है ये क्या आएगा, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भाई biological evolution has not fitted man to any specific environment. That brilliant sequence of cultural peaks can most appropriately be termed the ascent of man. तो biological evolution has not fitted man to any specific environment. इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, let's talk about it. Okay, इसके बाद क्या आएगा, biological evolution has not fitted man to any specific environment. अब it is by no means a biological evolution, but it is a cultural one. His imagination, his reason, his emotional subtlety and toughness make it possible for him not to accept the environment but to change it. And that series of inventions by which man from age to age has reshaped his environment is a different kind of evolution. Among the multitude of animals which scamper, fly, burrow and swim around us, he is the only one who is not locked into his environment. तो यहाँ पे क्या सही हो सकता है, क्या रिप्लेस कर, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हैज़ नॉट फिटेड मैन टू एनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ओके, पी क्या है, इट इज़ बाय नो मीन्स अ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ओके, बट इट इज़ अ कल्चरल वन। देखो यार, जो पी है ना, पी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पी की अगर मैं बात करूँ तो पी जो है ना, देखो पहले सेंटेंस में बोल रहा है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हैज़ नॉट फिटेड मैन टू एनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, दूसरे में बोल रहा है इट इज़ बाय नो मीन्स अ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। पहले सेंटेंस में बोल रहा है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ने मैन को फिट नहीं किया है, दूसरे में बोल रहा है कि ये एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है, तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, तो पी जो है ये सेकेंड सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है, क्यू, आर एंड एस, तीन ऑप्शन है हमारे पास। अब है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हैज़ नॉट फिटेड मैन टू एनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, मैन की बात हो रही है, ठीक है। हिज इमेजिनेशन, हिज रीजन, हिज इमोशनल सटिलिटी एंड टफनेस मेक इट पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू एक्सेप्ट द एनवायरनमेंट बट टू चेंजेस। अगैन क्यू जो है यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हिज इमेजिनेशन, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट मैन, पहले में हमने मैन की बात की, दूसरे में हम मैन के बारे में बता रहे हैं, तो क्यू कैन बी करेक्ट। उसके बाद आर है, एंड दैट सीरीज ऑफ इन्वेंशंस बाय विच मैन फ्रॉम एज टू एज हैज़ रीशेप्ड हिज एनवायरनमेंट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंशंस की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट वट, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंशंस, इन्वेंशंस का जिक्र पहले हुआ ही नहीं है, इसका मतलब आर जो है वो सेकंड नंबर पे नहीं आ सकता। एस, अमंग द मल्टीट्यूड ऑफ एनिमल्स विच स्कैम्पर, फ्लाई, बुरो एंड स्विम अराउंड अस, ही इज़ द ओनली वन हु इज़ नॉट लॉक्ड इनटू हिज एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी एनिमल्स की बात हो रही है, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनाता, इसका मतलब क्यू जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड ऑप्शन, तो क्यू हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो क्यू के पास, क्यू सेकेंड सेंटेंस है, तो सेकेंड सेंटेंस क्यू है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हैज़ नॉट फिटेड मैन टू एनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, इट इज़ बाय हिज इमेजिनेशन, हिज रीजन, हिज इमोशनल सटिलिटी एंड टफनेस मेक इट पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू एक्सेप्ट द एनवायरनमेंट बट टू चेंज इट। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, उसके बाद दो ऑप्शन हैं, क्यू, पी, आर। अब है यहाँ पे एंड एक ऑप्शन हमारे पास है कि एंड दैट सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, ओके, बाय विच मैन फ्रॉम एज टू एज हैज़ रीशेप्ड हिज एनवायरनमेंट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। बट यहाँ पे देखो इन्वेंशंस की बात हो रही है, जो यहाँ पे क्यू में इन्वेंशंस का कोई जिक्र नहीं है। अब
एस है among the multitude of animals which scamper, fly, burrow and swim around us, he is the only one who is not logged into his environment. तो यहाँ पे environment को जो है फॉलो अप जो है वो ये कर रहा है, ठीक है, फॉलो अप यहाँ पे एस कर रहा है, तो एस जो है वो फॉलो अप कर रहा है आर को, तो एनवायरनमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, इसका मतलब एस आएगा, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स टॉक अबाउट इट. 6 जो क्वेश्चन है इसमें क्या आएगा, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो सेंटेंस 1 क्या है, ग्रोइंग अप मीन्स नॉट ओनली गेटिंग लार्जर बट ऑल्सो यूजिंग अवर सेंसेज एंड अवर ब्रेन्स टू बिकम मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड अस. इन अदर वर्ड्स ये लास्ट सेंटेंस है, वी मस्ट डेवलप एंड यूज अवर एबिलिटी टू रीजन बिकॉज द डिस्ट्रक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्लेसेज इन विच वी लिव डिपेंड्स ऑन अस. अब देखो, ग्रोइंग अप मीन्स नॉट ओनली गेटिंग लार्जर, ओके, larger, but also using our senses and our brains to become more aware of the things around us. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे P क्या है, नॉट ओनली डज ही हैव अ मेमोरी बट ही इज़ एबल टू थिंक एंड रीजन. पहले सेंटेंस में बोल रहा है ग्रोइंग अप मीन्स नॉट ओनली गेटिंग लार्जर बट ऑल्सो यूजिंग अवर सेंसेज एंड अवर ब्रेन्स टू बिकम मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड अस. P नॉट ओनली डज ही हैव मेमोरी, ही किसकी बात हो रही है, पहले सेंटेंस में हमने ही को मेंशन ही नहीं किया, इसका मतलब P जो है वो सही नहीं है. तो P जो है, P ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो P जो है ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है. सो P कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस. ओके, दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. उसके बाद अगर P पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है तो क्या पहला सेंटेंस हो सकता है, लेट्स टॉक अबाउट इट. दूसरा है Q, इन दिस मैन डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स. ओके, क्या Q सही हो सकता है, ठीक है. देखो, ग्रोइंग अप मीन्स नॉट ओनली गेटिंग लार्जर बट ऑल्सो यूजिंग अवर सेंसेज एंड अवर ब्रेन्स टू बिकम मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड अस. क्यों क्या कहता है, इन दिस मैन डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स, डेफिनेटली यहाँ पे उस क्वालिटी की बात हो रही है जिसको हमने पहले में मेंशन किया, तो क्यू विल बी द सेकंड ऑप्शन, राइट. ये आपको पता चल गया, तो क्यू जो है डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, तो क्यू हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आएगा, इसका मतलब ए एंड डी जो है दे कैन बी करेक्ट, ठीक है. अब क्यू के बाद क्या आएगा, लेट्स टॉक अबाउट इट. अब इसके बाद क्या आएगा, इन दिस मैन डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स. अब मैन की बात कहाँ हो रही है, ठीक है, मैन की बात कहाँ पे हो रही है, अब मैन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है. P में मैन की बात हो रही है, अगेन ही जो है मैन की बात हो रही है, नॉट ओनली डज ही हैव अ मेमोरी बट ही इज एबल टू थिंक एंड रीजन, तो P की बात यहाँ पे हो रही है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा डी. D will be the correct option in this case. Okay. Then question number 7. Let's talk about question number 7. Question number 7 क्या बोलता है इसके बारे में हम देखते हैं. तो सेंटेंस नंबर 1 क्या है, इट इज़ रिग्रेटेबल दैट देयर इज़ वाइड स्प्रेड करप्शन इन द कंट्री एट ऑल लेवल्स. ओके, कि कंट्री में जो है वाइड स्प्रेड करप्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है. अब इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, it is regrettable that there is widespread corruption in the country at all levels. Sentence 6 है, this is indeed a tragedy of great magnitude. अब sentence first के बाद sentence 2 क्या आएगा, so there is hardly anything that the government can do about it now. Okay. क्या यहाँ पे P आएगा, that is something we have to see. P क्या यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो क्या P यहाँ पे आएगा ये हमने यहाँ पे देखना है. तो P में क्या कह रहा है, सो देयर इज़ हार्डली एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट कैन डू अबाउट इट नाउ. अभी तो हमें लग रहा है कि यार पहला सेंटेंस है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो है हर एक लेवल पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो गवर्नमेंट जो है इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है. तो अगेन हम श्योर नहीं है कि P जो है वो सेकंड सेंटेंस आएगा नहीं आएगा. क्यों है, एंड देयर आर ग्राफ्ट एंड अदर माल प्रैक्टिसेस टू, तो कुछ और माल प्रैक्टिसेस भी हैं. तो इसमें जो है, इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, बड़ी आसानी से एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे क्यू में क्या है ना, क्यू में एंड लगाया गया है और यहाँ पे बात की जा रही है कि एंड देयर आर ग्राफ्ट एंड अदर माल प्रैक्टिसेस टू, कुछ और माल प्रैक्टिसेस भी हैं. इसका मतलब कि S1 में जो है Q को ऐड किया जा रहा है, तो इसका मतलब S1 हमारे पास है, इट इज़ रिग्रेटेबल दैट देयर इज़ वाइड स्प्रेड करप्शन इन द कंट्री एट ऑल लेवल्स एंड देयर आर ग्राफ्ट एंड अदर माल प्रैक्टिसेस टू. तो Q जो है वो यहाँ पे S1 के बाद आएगा, तो Q विल बी द फर्स्ट सेंटेंस. ओके, एंड दैट इज़ वाई हमारे पास ये Q जो है ये आ जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है. फिर आते हैं एट्थ क्वेश्चन क्या है, स्मोक ऊज्ड अप बिटवीन द प्लैंक्स, मोस्ट पीपल बोर द शॉक ब्रेवली. ओके, अब इसमें क्या आएगा, अब पैसेंजर्स वर टोल्ड टू बी रेडी टू क्विट द शिप, ठीक है, स्मोक ऊज्ड अप बिटवीन द प्लैंक्स, पैसेंजर्स वर टोल्ड टू बी रेडी टू क्विट द शिप, ठीक है. तो क्या है,
क्या पी सही होगा? लेट्स सी, आगे और देखते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारे पास द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर। ठीक है, द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर। ठीक है, एवरी वन नाउ न्यू देयर वॉज अ फायर ऑन द बोर्ड। ओके, एंड उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा फ्लेम्स ब्रोक आउट हियर एंड देयर। तो इसमें क्या आएगा? व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस हियर? अब यहाँ पे देखो, स्मोक ऊज्ड अप बिटवीन द प्लैंक्स, मतलब हम यहाँ पे स्मोक की बात कर रहे हैं। तो जब स्मोक निकलेगी तो स्मोक से क्या होगा? अब स्मोक निकलेगी तो ऐसा तो नहीं कि धुआं निकला और सीधे पैसेंजर्स को हम बोल देंगे कि वो शिप को जो है क्विट करे। तो इसका मतलब पी जो है इसको रिप्लेस नहीं करेगा। द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर, एवरी वन नाउ न्यू देयर वॉज अ फायर ऑन द बोर्ड। अब पहले ही कैसे लोगों को पता चलेगा? तो फ्लेम ब्रोक आउट हियर एंड देयर। तो इसका मतलब कि जब धुआं निकलेगा उसके बाद ही फ्लेम निकलेगी। तो इसका मतलब एस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है, कहता है कि इट वॉज अ डार्क मूनलेस नाइट, दे ऑल सीम टू हिम टू बी पुअर एंड ऑर्डिनरी मियर चाइल्डिश वर्ड्स। इट वॉज अ डार्क मूनलेस नाइट। ओके, तो ये डार्क मूनलेस नाइट थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? इसको क्या रिप्लेस करेगा? इट वॉज अ डार्क मूनलेस नाइट, ही टर्न ओवर द पेजेस रीडिंग पैसेजेस हियर एंड देयर। डार्क मूनलेस नाइट है, उसके बाद ही मतलब किसी की बात हो रही है, तो ही जो है वो डेफिनेटली सेकंड नंबर पे तो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है ही हर्ड दैम ऑन द फ्लोर, अगेन किसी की बात हो रही है, तो डार्क नाइट के बाद ये तो नहीं आएगा। द पोएट टुक डाउन हिज बुक्स ऑफ पोएम्स फ्रॉम हिज शेल्व्स, इसका मतलब कि आर जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आर जो है वो यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो डार्क मून नाइट को क्या हुआ कि जो पोएट है उसने अपनी जो बुक्स थी पोइम्स की उनको अपनी शेल्फ से नीचे निकाला। उसके बाद उसने क्या किया? उसने किया ही टर्न्ड ओवर द पेजेस रीडिंग पैसेजेस हियर एंड देयर, दैट इज आर के बाद पी आएगा। एंड देन सम ऑफ देम कंटेन्ड हिज अर्लीस्ट राइटिंग्स विच ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, ही हर्ड देम ऑन द फ्लोर। सो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। देन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सीक्वेंस क्या है? कुछ इस तरीके से कहता है, नॉइज स्टार्टेड अबव देयर हेड्स, नियरली 200 लाइव्स वर लॉस्ट ऑन द फेटफुल डे। सो अ नॉइज स्टार्टेड अबव देयर हेड्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या ऑप्शन आएगा? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? अब कहता है बट पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली। क्या ये हो सकता है? अ नॉइज स्टार्टेड अबव देयर हेड्स बट पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली। वेल, हमको लग रहा है कि ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्यू, दैट वॉज टू शो एवरी वन दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। देखो, दैट वॉज टू शो एवरी वन दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, और फर्स्ट सेंटेंस है नॉइज स्टार्टेड अबव देयर हेड्स, कोई तुक नहीं बनती है, तो क्यू जो है वो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यू इन नो वे। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या हो सकता है 10th में? दैट इज समथिंग वी हैव टू सी। तो कहता है नॉइज स्टार्टेड अबव देयर हेड्स, ओके, बट पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली। ओके, दैट वाज टू शो एवरीवन दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, इट वाज अ डेंजरस थिंग टू डू, फॉर विद इन मिनट्स द शिप बिगेन टू सिंक। तो क्या है प्रॉपर सीक्वेंस, क्या आएगा इसका? तो बट पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली, क्या ये हो सकता है? वी आर नॉट श्योर। दैट वाज टू शो एवरीवन दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग। ओके, तो इट वाज अ डेंजरस थिंग टू डू, फॉर विद इन मिनट्स द शिप बिगेन टू सिंक। तो इसका आएगा इसका आ जाएगा सी। ओके, करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे ये कहता है कि द कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ अ गुड वे ऑफ इनकरेजिंग ऑर्डिनरी वर्कर्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है, कहता है कि अब क्या सेंटेंस आ सकता है सेकंड? इफ़ द सोसाइटी इज़ टू बी वेल रन, it is necessary to prevent insincere officials being elected to the committee which is solely responsible for the running of the business. पहले सेंटेंस में we are talking about cooperative system, दूसरे सेंटेंस में we are talking about insincere officials. तो ये इसको फॉलो डेफिनेटली नहीं करेगा। दे गेट दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल वर्कर्स हु आर नॉट ओनली, दे गेट दिस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट समवन जिसका मेंशन हुआ ही नहीं है। टू अ लार्ज एक्सटेंट मैनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड एडवाइस एंड गाइडेंस, ये भी सही नहीं है। द कैपिटल नेसेसरी टू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर इज ऑब्टेन्ड बाय द वर्कर्स कंट्रीब्यूशंस। तो एस जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
इन दिस केस। तो इसका मतलब कि एस जो है दैट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो इधर ए और सी इज़ करेक्ट। अब एस को फॉलो क्या करेगा? एस द कैपिटल नेसेसरी टू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर इज ऑब्टेन बाय द वर्कर्स कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसके बाद they get this from experience and professional workers who are familiar with cooperative systems, so this will be the correct option. And then 12th ऑप्शन, 12th का क्या आएगा? ये है अमेरिकन प्राइवेट लाइव्स में सीम शैलो। ओके, स्टूडेंट्स वुड वॉक अवे विद बुक्स दे हैड नॉट पेड फॉर। ठीक है, फर्स्ट अगेन पी पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। अ चाइनीज जर्नलिस्ट कमेंटेड ऑन अ क्यूरियस इंस्टीट्यूशन द लाइब्रेरी। ओके, and then their public morality however impressed visitors, and but in general they returned them. So इसका आ जाएगा बी कि अमेरिकन प्राइवेट लाइव्स में सीम शैलो, अ चाइनीज जर्नलिस्ट कमेंटेड ऑन अ क्यूरियस इंस्टीट्यूशन द लाइब्रेरी। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स वुड वॉक अवे विद बुक्स दे हैड नॉट पेड फॉर बट इन जनरल दे रिटर्न देम। ओके, अ चाइनीज जर्नलिस्ट कमेंटेड ऑन अ क्यूरियस इंस्टीट्यूशन, you know, their public morality however impressed visitors. And then question number 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? सेंटेंस 1 क्या है? कहता है द भगवद गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। कहता है जो भगवद गीता है वो आदमी की जो ज़रूरतें हैं, आदमी का जो नेचर है उसको पहचानती है और आदमी की जो ज़रूरतें हैं उनको पहचानती है। ठीक है, दैट इज़ समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, भगवद गीता। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या आएगा? अब द भगवद गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। अब ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स कंस्टिट्यूट द नेचर ऑफ मैन। अब देखो यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या है कि कहता है कि द भगवद गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। उसके बाद कहता है ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स कंस्टिट्यूट द नेचर ऑफ मैन। अब जिन 3 एस्पेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं वो पहले सेंटेंस में मैंशनड ही नहीं है। इसका मतलब ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स कंस्टिट्यूट द नेचर ऑफ मैन जो है ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब सेकंड सेंटेंस जो है वो ये नहीं, पी नहीं होगा। इसका मतलब ए एंड डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इधर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन और सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्यू की बात करते हैं। अब लेट्स चेक क्यू कि अब द भगवद गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। इट शोज़ हाउ द ह्यूमन बीइंग इज़ अ रैशनल वन, एन एथिकल वन एंड अ स्पिरिचुअल वन। ठीक है, हो गया ये। अब ये जो है, ये जो पार्ट है हमारे सेंटेंस का, ये अब द भगवद गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। इट शोज़ हाउ द ह्यूमन बीइंग इज़ अ रैशनल वन, एन एथिकल वन एंड अ स्पिरिचुअल वन। इट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट भगवद गीता। ठीक है, इसका मतलब कि क्यू जो है हमको ऐसा लग रहा है कि क्यू सही हो सकता है, क्यू जो है वो सेकंड सेंटेंस यहाँ पे हो सकता है, बट हमें आर को भी चेक करना है। ठीक है, आर को भी चेक करना है। वी हैव टू चेक आर ऑल्सो कि आर क्या कहता है। तो आर क्या कहता है? कहता है मोर देन ऑल इट मस्ट बी अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओके, उसके बाद क्या है? नथिंग कैन गिव हिम फुलफिलमेंट अनलेस इट सेटिस्फाइज हिज रीजन, हिज एथिकल कॉन्शियंस। ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स constitute the nature of man. It shows how the human being is a rational one, an ethical one and a spiritual one. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q जो है ना, Q सेकंड सेंटेंस यहाँ पे नहीं होगा। वाई? क्योंकि Q में क्या मैंशनड है? इट शोज़ हाउ द ह्यूमन बीइंग इज़ अ रैशनल वन, एन एथिकल वन एंड एन स्पिरिचुअल वन। 3 एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये P के बाद आएगा। तो इसका मतलब सेकंड सेंटेंस कौन सा आएगा? सेकंड सेंटेंस हमारे पास आएगा R। तो इसका मतलब बी जो ऑप्शन है दैट विल बी राइट, बी ऑप्शन विल बी राइट। आर आएगा तो इसका मतलब ये पूरा जो पैराग्राफ है क्या बनेगा? द भगवद गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। ओके, मोर देन ऑल इट मस्ट बी अ spiritual experience. Okay, nothing can give him fulfillment unless it satisfies his reason, his ethical conscience. Then all these 3 aspects constitute the nature of man. उसके बाद क्या है? इट शोज़ हाउ द ह्यूमन बीइंग इज़ अ रैशनल वन, एन एथिकल वन एंड अ स्पिरिचुअल वन। सो बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। सो विद दिस जो जम्बल्ड सेंटेंसेस जो थे आज के वो हमने प्रैक्टिस कर लिए। आई होप आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। इसका ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, एंड द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट विल बी फॉर यू। ओके, सो विद दिस हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू ऑल, गुड बाय।